Hi guys, happy Republic Day to all of you. My name is Shravan Yadav and I welcome you all to this new video of The Hindu Analysis. तो आज 26 जनवरी है. आज के न्यूज़पेपर में देयर आर 2 or 3 न्यूज़ which are important. Other than that, there is nothing much important. कुछ ज्यादा important आया नहीं है. बट इन न्यूज़ को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और इन न्यूज़ से हम कुछ और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे. जैसे फर्स्ट न्यूज़ जो है, जो इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल का पार्ट है ये, कूप इन बर्किना फासोस. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कूप. कूप क्या होता है? तो बेसिकली कूप क्या होता है? देयर इज व्हेन देयर इज सडन चेंज सॉरी व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन द गवर्नमेंट बाय सम इलीगल एक्टिविटी और इलेजिटिमेट मींस और बाय वायलेंस और फोर्स. जैसे मिलिट्री अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे हटाकर ओवर पावर करके जो गवर्नमेंट है अपने हाथों में ले लेती है, दैट इज कॉल्ड एज कूप. तो बर्किना फासोस में क्या हुआ? सिंस 2015 वहां पर क्या हो रहा था? कुछ जिहादिस्ट एंटिटीज जो हैं वो फ्लोरिश कर रही थी. कुछ अलकायदा की जिहादिस्ट एक्टिविटीज, जिहादिस्ट ग्रुप जो है वो फ्लोरिश कर रहे थे. तो उन्होंने मंडे को वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे ओवरथ्रू कर दिया और उस पे एक तरह से क्या कर लिया? गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर ले लिया है. अब इसमें नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ये देखें बर्किना फासोस है कहां. इंपॉर्टेंट क्या है? बर्किना फासोस है कहां. बर्किना फासोस कहां है? बर्किना फासोस एक वेस्टर्न अफ्रीकन, नॉर्थ वेस्टर्न से के पार्ट में, लोअर पार्ट में आप इसे माने, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है बर्किना फासोस. दिस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. नीचे की तरफ आप देखोगे तो अटलांटिक ओशियन है और इसके आसपास मुटानिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, घाना, सेनेगल वगैरह ये कुछ कंट्रीज हैं. ये एक लैंडलॉक कंट्री है. लैंडलॉक कंट्री से आप क्या समझते हो? कि द कंट्री विच शेयर्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री विद अदर कंट्री. मतलब सारी बाउंड्रीज पे कोई और कंट्री है, इनके पास डायरेक्ट वर्ल्ड से कनेक्ट करने का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है. मतलब ये अटलांटिक ओशियन में डायरेक्ट नहीं जा सकते विदाउट ट्रैवलिंग थ्रू सम अदर कंट्रीज. तो बेसिकली ये जो बाउंड्री है ये किसी ना किसी अदर कंट्री के साथ लगती है, इसलिए इसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं. तो इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज आप देखेंगे तो यहां से काफी वेस्टर्न कंट्रीज में बर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री है. आपके लिए जानना, यूएन ने क्या अर्ज किया है कि जो बर्किना फासोस के प्रेसिडेंट हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाए. उन्हें किडनैप, काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट, किडनैप कर लिया है अलकायदा ने, तो उन्हें रिलीज कर दिया जाए. अब इसमें हमारे लिए यूएन ने क्या अर्ज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यूएन क्या है? यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और एस्टैब्लिश 1945 में हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. प्रेजेंट में 193 मेंबर्स हैं. यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट वर्क्स जो परफॉर्म करते हैं. वन इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर्स है. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम लेटर एक यूएन स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. ठीक है. अब यूएन का एम क्या है? क्यों यूएन बनाया गया? बेसिकली यूएन को बनाया गया टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3 टू हैपन, कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो. इसके लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड सभी देशों ने साथ में आके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो क्या काम करती है? टू एंश्योर पीस, इक्वालिटी एंड हेल्थ ऑन द प्लेनेट. पूरे अर्थ पे इक्वालिटी, पीस एंड हेल्थ को मेंटेन किया जा सके. टू डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए. नेक्स्ट लास्ट पेज पे आपको एक आर्टिकल मिलता है, ओपिनियन ऑन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कि पॉवर्टी कैसे इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है और कैसे पॉवर्टी कॉज है इनइक्वालिटी का. मतलब इनइक्वालिटी को कैसे बढ़ावा देती है और इनइक्वालिटी की वजह से फर्दर पॉवर्टी कैसे बढ़ती है.
इस पे एक डिटेल डिस्कशन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एक विशियस साइकिल में चलते हैं। विशियस साइकिल से आप क्या समझते हो? द साइकिल विच नेवर एंड्स, जो कभी खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती है। तो क्या मतलब है इसका विशियस साइकिल का, कि अगर कोई पुअर है तो उसे डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है। कैसे? सपोज एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा चलाता है, तो ही अर्न्स 250 रुपीज अ डे, 250 रुपए वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अब ये 250 रुपए में क्या क्या करना है उसे अपने बच्चों को हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर, ये सब देना है डेली बेसिस पे 250 में। इज इट पॉसिबल? तो क्या होगा, किसी ना किसी चीज में वो लैक करेगा, मे बी इन एजुकेशन, मे बी बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ और मे बी शेल्टर, कहीं ना कहीं वो लैक करेगा, जिसकी वजह से वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। उसकी जो बच्चे हैं वो आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है यहाँ, अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फ्यूचर में वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पाएंगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उसके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जो भी XYZ प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से उसे उन अपॉर्चुनिटीज में पार्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि अंडर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। लेटर ऑन क्या होगा कि फ्लो ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज का फ्लो नहीं होगा, चॉइसेस का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके पास इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो स्किल डेवलप नहीं होगी। अब इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदल क्यों नहीं पा रहा है? सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है, बट द प्रॉब्लम इज इंडियन यूथ इज अनस्किल्ड, तो वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे, स्किल उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि काफी सारी स्कीम चल रही है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो सारे यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो आने वाले टाइम में इंडिया का जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल होगा, तो हमारा जो डेमोग्राफी वो एज ए डिविडेंड हमें हेल्प करेगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो 1% पॉपुलेशन के पास जाती है। इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स है, ऑल यू नो, 5% से 30% तक। तो जो 30% इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं वो टोटल पॉपुलेशन का ओनली 1% है। मतलब आप समझिए कि 30% जो दे सकते हैं वो सिर्फ 1% है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि इनकम गैप कितना ज्यादा है। जो रिच है वो बहुत रिच है और जो पुअर है वो बहुत पुअर है। अब एक फिगर मिलता है हमको पर कैपिटा इनकम का, एक डेटा मिलता है पर कैपिटा इनकम का। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी को हम पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द सिटी और द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी और द कंट्री। तो उससे हमें एक फिगर मिल जाता है पर कैपिटा इनकम का। बट पर कैपिटा इनकम से हमें ये नहीं पता चलता कि कितने लोग उसमें गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं, बिकॉज जो अमीर है और जो गरीब है इनकम गैप बहुत ज्यादा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो फर्दर उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी, वो कुछ चूज नहीं कर पाएगा। फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि उसे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट लेना पड़ रहा है, तो वो और अच्छी जॉब्स के लिए प्रिपरेशन, अपने आप को स्किल नहीं कर पा रहा है, तो वापस से वो क्या होगा? पुअर रह जाएगा। और ये साइकिल जो है कॉन्टिन्यूअस चलती जाएगी। आई होप गाइज आपको ये बात समझ आई होगी, आपको ये चीज समझ आई होगी कि इनकम गैप की वजह से कैसे हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा लेटर ऑन, और कैसे गरीब गरीब ही रहता जा रहा है और अमीर और गरीब के बीच में जो इनकम गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इस आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमको कॉज एंड रिजल्ट दोनों इनइक्वालिटी कैसे है पॉवर्टी की। कॉज कैसे है? बिकॉज पॉवर्टी की वजह से इनइक्वालिटी आती है, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। इनइक्वालिटी आ रही है पॉवर्टी की वजह से, और पुअर है इसलिए उसका रिजल्ट क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक है,
तो ये कॉज भी है और रिजल्ट भी है। तो कॉज इफेक्ट रिजल्ट, इसको रिलेशन को समझने के लिए हमें इस विशेष साइकिल को समझना था, जो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट जो न्यूज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और हम इसको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे। क्या है कि सेंटर ने वापस से रिमाइंड करवाया स्टेट्स को आईएएस कैडर रूल्स में अमेंडमेंट के लिए। 1954 द आईएएस कैडर रूल्स जो है, अब डेपुटेशन ऑफ ऑफिसर्स के जो रूल है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग जो है डीओपीटी, कुछ चेंजेस करना चाहता है। ठीक है, अमेंडमेंट करना चाहता है। क्या अमेंडमेंट करना चाहता है कि अभी क्या सिचुएशन है कि जो स्टेट में ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऑल इंडिया सर्विसेज के, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, उनको अगर डेप्यूटेशन पे बुलाना होता है सेंटर को, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंडर काम करने के लिए, तो सेंटर को स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है और स्टेट जब परमिट करता है तभी वो डेप्यूटेशन पे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में काम करने के लिए आ सकते हैं। बट अब इनका क्या कहना है कि ये जो परमिशन लेने वाला पार्ट है, अमेंड करके इसको हटा दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे तब डेप्यूटेशन पे स्टेट से इन ऑफिसर्स को बुलाया जा सके। बिकॉज क्यों ये हो रहा है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंडर जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनकी कमी हो गई है ना। क्योंकि स्टेट जल्दी से डेप्यूटेशन पे जाने नहीं देता, क्योंकि वो स्टेट का भी वर्क हैम्पर होता है उससे, तो इसलिए इसको चेंज करने की बात चल रही है। हालांकि इस आर्टिकल में को हम काफी बार कवर कर चुके, बट फिर भी आपके समझने के लिए आज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, हमने इसे देख लिया। नेक्स्ट एडिटोरियल जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसमें कुछ फैक्ट्स एंड डेटा नहीं डिस्कस हुए हैं। ठीक है, क्या है? टुवर्ड्स लो एमिशन ग्रोथ। लो एमिशन मतलब किसका एमिशन? कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है कि COP26 में सब कंट्रीज ने डिसाइड किया टू अचीव नेट जीरो एमिशन। अब ये नेट जीरो एमिशन क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या है कि नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो कार्बन एमिशन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन एमिशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि कार्बन एमिशन अगर हो रहा है तो उतनी ही क्वांटिटी में कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। वो टेक्नोलॉजीज भी इंप्लीमेंट की गई हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, कैप्चर कर रही हैं, एनवायरनमेंट में रहने नहीं दे रही। तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में जो कार्बन एमिट हो रहा है वो जीरो है। ठीक है, जितना एमिट हुआ उसे कैप्चर कर लिया गया या एब्जॉर्ब कर लिया गया या डिफरेंट टेक्नोलॉजी से उसे जीरो कर दिया गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये टारगेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना। इसी में इंडिया ने भी प्लेज किया कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने की कोशिश करेगा। मतलब ये इंडिया ने प्लेज किया है। अब आप समझिए कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम देखें, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमारा स्टार्ट हुआ है। अभी तक हम क्या थे? सर्विस सेक्टर ड्रिवन हमारी ग्रोथ थी। सर्विस सेक्टर में हमने ग्रो किया है, उसकी वजह से हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है कंपैरेटिवली कम रहा है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में हम देखें तो। बट अब जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपना करेंगे तो कार्बन एमिशन भी ज्यादा होगा। तो अब हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? अब हमें ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आने वाले टाइम में जो भी डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी हमारी बनेगी ना, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उनमें हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्बन एमिशन को हमें नेट जीरो की तरफ लेकर जाना है। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्लेनेट का, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के 2% से ज्यादा ना पहुंचे। बट अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आने वाले टाइम में हम इसे कब नहीं कर पाएंगे और ये बढ़ जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग होने से आपको पता है क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं पता तो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ड्यू टू कार्बन जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, हमारा सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अर्थ के बहुत सारे लैंड एरियाज जो हैं वो अंडर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमने 2070 को टारगेट किया है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है ग्रोथ की वो क्या होनी चाहिए, अब नेट जीरो कार्बन एमिशन को माइंड में रखते हुए उस हिसाब से हमारी अब जो पूरी स्ट्रेटेजी होगी उसमें हमारा यूज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू होना चाहिए, कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए टू अचीव दीज टारगेट्स। हमें क्या करना चाहिए, सब्सटेंशियल ग्रोथ में सब्सटेंशियल यूज होना चाहिए ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस काइंड ऑफ जो सोर्सेज हैं इनका यूज ज्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोल एंड और चीजों के। तो इस आर्टिकल में हमने यही चीजें डिस्कस की है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, एक तो हैंड होल्डिंग डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना के दे दे और आप उसको यूज करो। इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए और अपना इनपुट देते हुए साथ में चलना चाहिए, जिससे हम ये टारगेट्स अचीव कर पाए। इस आर्टिकल में इतना ही है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया है तो प्लीज शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप ये PDF चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो द थॉट ट्री के नाम से है। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।